हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अभी तक इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। हमने लैक ऑपेरॉन, रेगुलेशन ऑफ जीन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। आज बारी है एक टॉपिक को पढ़ने की जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। तो HGP का क्या सिग्निफिकेंस है, HGP होता क्या है, क्यों किया गया, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है। जेनेटिक्स ही एक्चुअल में बहुत ही लेटेस्ट फील्ड है या लेटेस्ट ब्रांच है जिस पर काम किया जा रहा है। अगर आप पूरी साइंस में या पूरी बायोलॉजी में बात करो तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच जो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है, जिस पर अभी अभी रिसेंटली काफ़ी काम हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जीनोम क्या होता है। तो अगर मैं आपको जीनोम समझाना चाहूँ तो इंटायर DNA इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ जीनोम। जीनोम का मतलब ये होता है कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सारा हैप्लॉइड कंटेंट जितना भी DNA का है उसको हम अगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या उस पूरे कंटेंट को बोलते हैं जीनोम। आप बार बार नहीं बोल सकते हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड कंटेंट। तो वो सारे को इकट्ठा एक साथ मिला के बोल दिया जाता है जीनोम। तो जीनोम इज नथिंग बट द एंटायर DNA इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जितना भी DNA है उस सब को मिलाकर एक साथ बोल दिया जाता है जीनोम। ओके, तो आपको जीनोम की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आप सोचो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हिंदी भाषा में शुरू करने से पहले ये चीज़ समझ लो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुछ नहीं था बल्कि ये था कि जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट हर जीन की डिटेल स्टडी करना। वो पता लगाना चाहते थे कि कौन से क्रोमोसोम में कौन सी कितनी जीन्स है, कितना उसमें उसका DNA है, कौन कौन सी जीन्स उस पर प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे मैम ये सब करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि इन द अपकमिंग ईयर्स या कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लो कुछ पैंडमिक हो गया, जो अभी हुआ था कोविड-19, आप सबको पता है। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि कौन सी जीन को अफेक्ट कर रहा है कोविड वायरस, तो आप उसके लिए वैक्सीन कैसे बनाते। तो अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हमको पहले ही आइडिया है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पूरा कोडिंग है, जो पूरा जेनेटिक कोड है वो क्या है। जब हमको उस चीज़ का आइडिया है तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि मेडिसिन्स की फील्ड में वैक्सीन्स बनाना या कोई प्रोडक्ट्स बनाना, किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करना बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है। जीन थेरेपी जो है वो हमारे लिए इजी हो रही है ना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जीन के लेवल पे है तो जीन को रिप्लेस करना है। अब आपको पता ही नहीं है वो जीन किस क्रोमोसोम पे है तो आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे। तो इसके लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था। इन ह्यूमन जीनोम DNA इज पैक्ड इन 23 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन जीनोम में होता क्या है आपको पता है, DNA जो है पूरा का पूरा जो DNA है, हम बोलते हैं जितना भी सारा DNA है वो कितने क्रोमोसोम के अंदर है, इट इज पैक्ड इन 23 पेयर्स क्रोमोसोम। या तो 23 पेयर्स बोलो, 23 पेयर्स लिखना चाहिए था यहाँ पे, और या फिर क्या बोल दो, या फिर आप बोलो कि इन 46 क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे 23 इसलिए भी ठीक है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में हम सिर्फ हैप्लॉइड कंटेंट को कंसीडर करते हैं एंड हैप्लॉइड कंटेंट मीन्स हाफ। तो 46 का हाफ कितना होगा, 23 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन जीनोम में DNA सारा किस में पैक्ड है, इट इज पैक्ड इन 23 ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट 3 × 10⁹ बेस पेयर। ये बात आप पहले ही देख चुके हो। अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर क्या होते हैं आपको पता है, A हमेशा बेस करता है T के साथ में, G हमेशा पेयरिंग करता है C के साथ में। तो ये होते हैं बेस पेयर। ऐसे बेस पेयर एक ह्यूमन के एक हैप्लॉइड कंटेंट में कितने हैं, 3 × 10⁹ ओके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से लेकर 2003 तक चला था। 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, 2003 तक। तो आप देख पा रहे हो कितना लंबा, 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट है। वॉज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट फॉर द सिक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैपिंग ऑल द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम।
तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसने ये कोशिश भी की थी कि हम क्या करें, हम पूरे सीक्वेंसिंग करें एक ह्यूमन के अंदर की जीन्स के, सीक्वेंसिंग करें सारे न्यूक्लियोटाइड्स की, कि इसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है ना, डीएनए इज नथिंग बट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग करने वाली जो अप्रोच है पहली बार किसने करी, एचजीपी ने। और उन्होंने क्या ट्राई किया, मैपिंग ऑल ऑफ द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, एक ह्यूमन के अंदर कितनी जीन है, कहाँ है, उन सब को जीन मैप्स के थ्रू स्टडी करें। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी, तो एचईपी वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो आपको ध्यान रखना है, टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो एचजीपी में इन्वॉल्व थी, दैट वाज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड, और कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये दोनों वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वॉल्व थी किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जिनका रहा था। ओके चलो, तो अभी तक आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और उसका क्या मीनिंग है, क्या होता है। अब देखो, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई मोटिव होता है ना, कोई गोल होता है ना। सपोज गंगा रिवर एक्शन या गंगा या यमुना रिवर एक्शन वगैरह ये सब स्टार्ट होते हैं, तो इनका क्या एम होता है, क्या मोटिव होता है, गोल क्या होता है। इनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि गंगा या यमुना जो रिवर्स हैं वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, लोग उसमें इतना ज़्यादा गंदा कर रहे हैं सब कुछ, तो वो चीज़ ना हो। अल्टीमेट गोल रहता है कि गंगा या यमुना जो है वो और ज़्यादा पोल्यूटेड होने से बच जाए, यही है ना हमारा गोल। तो अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसके भी कुछ गोल्स रहे होंगे ना, मतलब उन्होंने कुछ खरा होगा, कुछ बातें डिसाइड करके वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा ना, कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो तो हमको ये बातें एटलीस्ट क्लियर हों, हमको ये सारे जो हमारे टारगेट हैं ये हमारे टारगेट क्लियर हों। तो कितने गोल्स थे एचजीपी के, देयर आर 6 गोल्स ऑफ एचजीपी। नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द एसेंशियल जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। अब देखो, एसेंशियल जीन्स वहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, एसेंशियल जीन्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जीन्स आपकी बॉडी में बहुत सारी हैं, बहुत सारी, काउंटलेस, लेकिन हर जीन एसेंशियल नहीं है। हर जीन एसेंशियल नहीं है मतलब हर जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा एचजीपी का जो मोटिव था वो मेन ये था कि आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन द ह्यूमन डीएनए। एस्टिमेटेड जीन इन द सेंस कि एस्टिमेटेड टोटल कितनी है और उसमें से फिर एसेंशियल कौन सी हैं जो खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं। ओके, सेकेंड टारगेट, सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। अब हमको पता है कि ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स रहते हैं, 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं उसमें। तो अब जो सेकेंड टारगेट है कि ये जो पूरे 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है ना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, इनकी सीक्वेंसिंग पता करना कि कौन से बेस पेयर के बाद फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। तो ये जो पूरी सीक्वेंसिंग है बेस पेयर की, ये पता करना ह्यूमन डीएनए में। ओके, थर्ड टारगेट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अब आप खुद सोचो कि 3 बिलियन, बिलियंस में बात जहाँ पे चल रही है, तो क्या पॉसिबल है बुक्स में ये डेटा को स्टोर किया जाए, कोई लिख के इसको स्टोर कर पाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको डेटाबेसेस चाहिए। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी अबाउट ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स एंड सेकेंडली एवरीथिंग अबाउट द बेस पेयर, इनको आपको स्टोर करना होगा सारी इंफॉर्मेशन को इन द डेटाबेस। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि एक बार किसी ने स्टडी कर लिया और अब बस खत्म हो जाए। वो स्टडीज जो है वो सेव होनी चाहिए आपके पास फॉर लेटर यूज़। बार बार पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे क्रोमोसोम के इतने ज़्यादा डेटा को स्टडी करना, तो इसीलिए उसको डेटाबेस में स्टोर कर सको फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो थर्ड टास्क था स्टोर दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेसेस। ओके, देन फोर्थ गोल क्या है, फोर्थ इज इम्प्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर ली, ठीक है, कर ली, अब क्या? आप सोचो, आपको कभी किसी पॉइंट पे रिक्वायर्ड है कि मुझे पता करना है ऑल द जीन्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। अब वो जो आपने डेटाबेस डेवलप किया था उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि आप ऐसे आइडेंटिफाई, आपने उसमें कीवर्ड इंसर्ट करे क्रोमोसोम नंबर 6 जीन्स ऐसा करके तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, उसमें ऐसी कोई कोडिंग, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं। तब आपके लिए फिर से वो डेटाबेस यूजलेस हो गया।
अब आप थोड़ी ना बैठ के एक एक क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी करके वो जीन ढूंढोगे, ये तो बहुत ही टैक्टिक प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है। तो इसके लिए वी शुड हैव सम इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब जब इतना सारा डेटा है तो उसको कभी जब हमारा जो काम का डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी शुड हैव इम्प्रूव टूल्स। सो दिस इज ऑल्सो अ गोल ऑफ HGP। फिफ्थ गोल क्या था? ट्रांसफर रिलेटेड इन्फो टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। अब देखो, अगर हमें पता चल गया HGP था, जेनेटिक्स वाली जो फील्ड है, उन्होंने ये सारी क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स करे, पूरी प्रोसेसिंग करी और उनको अल्टीमेटली पता चल गया अबाउट ऑल द जीन्स, अबाउट ऑल द सीक्वेंसिंग बेस पेयर्स, सब कुछ उन्हें पता चल गया। अब क्या छुपा के रख रहे हैं ऐसे करके इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, ऐसा वाला कर ले क्या? नहीं, तो काम नहीं चलेगा। उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। रिलेटेड सेक्टर्स, सपोज वैक्सीन बनानी है, साइंटिस्ट के पास उनको बायोटेक्नोलॉजी की जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनको वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ेगी कि जो कोविड-19 है वो इट इज़ अफेक्टिंग दिस जीन ऑन दिस क्रोमोसोम। तो आप अगर अब वैक्सीन बना रहे हो तो अब आप इसके अकॉर्डिंग बनाओ कि दैट वैक्सीन शुड अफेक्ट दिस जीन ऑन दिस क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है आपको बात? तो जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी आपको मिल रही है, आपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स करके जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, तब उसको छुपा के नहीं रखना है। इट नीड टू बी ट्रांसफर टू ऑल द रिलेटेड सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी, जहाँ पे वो काम आएगी। ऐसे नहीं हर कहीं भी दे दी, पुलिस को दे दी इन्फॉर्मेशन, पुलिस के क्या काम की है वो इन्फॉर्मेशन? पुलिस को काम नहीं आएगी, जिसको काम आएगी उसको वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है। ओके, ठीक है। लास्ट गोल, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब देखो क्या होता है, कभी भी कुछ नया डेवलप होता है तो ज़रूरी नहीं है वो सबको पसंद ही आ जाए। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कोविड की वैक्सीन जब बनी, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वो वैक्सीन अभी बिल्कुल नई बनी और आपने लाके उसको सीधे इंसानों को लगा दिया। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होता, कोई मर जाता, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है ना, पर्सन टू पर्सन अटैचमेंट। तो क्या करते हैं, जब भी कोई वैक्सीन नहीं बनती है मार्केट में तो उसको पहले किस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है? उसको पहले करा जाएगा एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। चूहों पे जनरली करा जाता है, माउस जनरली यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद में वो एक्सपेरिमेंट्स अगर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए तब जाके फिर उनको ह्यूमंस पे करा जाता है। ह्यूमंस में भी वॉलेंटरीली जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उसमें, उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनका पूरा कंसेंट लिया जाता है कि यार देखो आप पर वैक्सीन यूज़ करने जा रहे हैं, अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो फिर उसके लिए होल एंड सोल हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप विलिंगली, आप वॉलेंटरीली ये चीज़ कर रहे हो, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। क्योंकि काफ़ी सारे एथिकल, लीगल और सोशल इशूज़ होते हैं। हर चीज़ जो भी नई एग्जिस्टेंस में आई है वो सबको पसंद ही आ जाए या सब उसके फेवर में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उससे जो भी ELSI अराइज हो रहे हैं, ELSI इज एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़, उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं हमने तो बना के सब जगह दे दिया, भाड़ में जाओ, हमें नहीं पता, ऐसा नहीं करना है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ भी लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, नहीं क्लियर है, तो आपको वो भी क्लियर करना है। सो दीज आर द 6 गोल्स ऑफ HGP। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, है ना? तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा कि ये 6 गोल्स थे, मतलब कि वो चाहते थे कि हमको एट द एंड ऑफ द HGP एटलीस्ट ये 6 बातों के बारे में अच्छे से पता हो, ये 6 बातें हमारी सॉर्टेड हो बाय द एंड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, अब देखते हैं इट इन्वॉल्व्स 2 मेजर अप्रोचेस। अब मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं कि मेथड्स क्या क्या इन्वॉल्व हुए HGP के लिए। अब आपने ये देख लिया HGP क्या है, सेकेंडली आपने ये देख लिया कि HGP जो है उसके गोल्स क्या थे, वो प्रोजेक्ट जो था वो चाहता क्या था, है ना, उसके एम क्या थे। अब हम देख रहे हैं मेथड्स कि कैसे वो प्रोजेक्ट पर काम किया गया। तो मेथड्स की बात करें तो मेनली 2 अप्रोचेस यूज़ किए गए, 2 तरीके के मेथड्स यूज़ करे गए। पहला जो मेथड था इट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ESTs, एंड सेकेंड जो मेथड था इट इज सीक्वेंस एनोटेशंस, एंड सेकेंडली इज सीक्वेंस एनोटेशंस। अगर आपको ये सब लग रहा है ना कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, NCERT में तो है नहीं, तो NCERT को बहुत ध्यान से रीड करिए, ये सारे पॉइंट्स NCERT में गिवन हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम अगर मेथड्स की बात करें, किस तरीके से अप्रोच किया गया HGP के लिए, तो देयर आर 2 अप्रोचेस। पहला कौन सा था? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एंड सेकंड था सीक्वेंस एनोटेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
एक्सप्रेस टैग्स में फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मेन टारगेट ये था कि हम उस वाली जीन को आइडेंटिफाई करें जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है। मैंने बोला ना एस्टिमेटेड जीन एंड एसेंशियल जीन। एसेंशियल ऐसा नहीं कि वो नॉन एसेंशियल है, बट एक होता है एस्टिमेटेड जीन, ये टोटल सारी जीन्स है। टोटल सारी जीन सपोज 30,000 है। कितनी है? 30,000। अब ये 30,000 जीन्स जो है, ये 30,000 पूरी की पूरी तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। इसमें से कुछ ही हैं जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, है कि नहीं? ओके, तो अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वो मेथड है जो फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग ओनली द जीन्स विच आर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। इन 30,000 जीन में से सिर्फ ये उनको आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्ट रखता है ये मेथड जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है, मतलब एक्सप्रेस कर पा रही है एज आरएनए एंड देन एज प्रोटीन। जो जीन खुद से क्या बना पा रही है? आरएनए बना पा रही है और फिर प्रोटीन बना पा रही है। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। जो जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाए हम वहाँ पे उसको ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब सेकंड मेथड जो है सीक्वेंस एनोटेशन, वो क्या है? तो आपको समझ में आ रहा होगा जो सेकंड मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन, वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि तुमने इस वाली जीन तुमने खुद को एक्सप्रेस किया, चलो तुम आ जाओ, तुम जीन तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, तुम भाग जाओ। ये वाला मेथड ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये चाहे कोडिंग जीन हो चाहे नॉन कोडिंग जीन हो, ऐसी कोई जीन हो जिसने खुद को एक्सप्रेस किया है और दूसरी ऐसी जीन जिसने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया है, ये वाला मेथड उन सारी जीन्स को आइडेंटिफाई करेगा। सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। तो क्या करा उन्होंने? पूरे जीनोम को कोड करा, पूरे जीनोम को सीक्वेंस करा, उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो थे सबको कोड कर दिया एक साथ। फिर लास्टली क्या किया गया? डिफरेंट रीजन की सीक्वेंसिंग की गई कि ठीक है तुम कोडिंग हो, तुम नॉन कोडिंग हो, तुम कोडिंग हो, तुम नॉन कोडिंग हो। लास्टली उसकी सीक्वेंसिंग की गई। So we have two methods for which were used in there are two approaches which was used in HGP. First is express sequence tags ESTs। तो ESTs में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उन जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो खुद को एक्सप्रेस करने वाली है एज आरएनए। और सेकेंड मेथड होता है सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें पूरे जीनोम को अंधाधुंध तरीके से बिल्कुल को ढूंढ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सारी जीन होती है, फिर बाद में उनको बैठ के सीक्वेंसिंग करते रहते हैं। ओके, तो मुझे तो ये वाला मेथड और ये वाले मेथड में से कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप अपनी चॉइसेस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंस एनोटेशन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड है जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब जो हमने मेथड्स देख लिया तो अब हम आगे देखते हैं प्रोसीजर, कैसे चीज़ें करी गई। अब आप प्रोसीजर तो सबसे टैक्टिक चीज़ हो गई, आप वही सोच रहे हो कि करा कैसे जाएगा। इतनी देर से आपके दिमाग में चल यही रहा होगा कि मैम ठीक है ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो कैसे इज नाउ द आंसर। सबसे पहले आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अ सेल। सबसे पहली स्टेप में आपको पता है, अगर आपको जीन्स के बारे में पता करना है तो सबसे पहले स्टेप में जो करना पड़ेगा आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एक सेल के अंदर से, डीएनए निकालना पड़ेगा एक सेल के अंदर से। अब वो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। कौन से चैप्टर में मिलेगा? बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। अब इतना सारा जो डीएनए निकला है थ्रेड्स के फॉर्म में, उसको आप पूरा ऐसे एक साथ स्टडी नहीं कर पाओगे, तो क्या करते हैं? उसके फ्रेगमेंट्स करते हैं। फ्रेगमेंट्स करने के लिए मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं, आपके पास एंजाइम्स होते हैं जो आप जैसे ही डीएनए में डालते हो तो वो उसके टुकड़े कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। अब अगर आपके पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए तो थर्ड आप क्या करोगे? Clone in a host, bacteria and yeast using vectors, example BAC and YAC for amplification. अब ये जो स्टेप्स हैं मैं आपको बोलूँगी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, बट अभी आप कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। सबसे पहले डीएनए निकाला, फिर उसमें एंजाइम्स डाले तो उसने डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अब क्या होता है? अब ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इनको हमको ट्रांसफ़र करना होता है किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में। किसमें ट्रांसफर करना होता है? ये हमने डीएनए हमारी बॉडी से निकाला, ह्यूमन से निकाला, इसके हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करा लिए और अब हम अपने डीएनए के इन फ्रेगमेंट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि क्या होंगे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो जिस ऑर्गेनिज्म में भी हम ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल, दे आर नोन एज होस्ट।
उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, होस्ट बोलते हैं, दे आर नोन एज होस्ट। तो होस्ट कौन हो सकता है, बैक्टीरिया और यीस्ट। अब आप ऐसे मान लो जीन जो है वो एक पैसेंजर है, जीन क्या है, एक पैसेंजर है, या ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इट इज अ पैसेंजर। अब पैसेंजर को हमारी जो ह्यूमन बॉडी थी जिसमें पहले था वो डीएनए, तो ह्यूमन बॉडी वाज भोपाल, भोपाल था, भोपाल। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया या यीस्ट है जिसमें इसको जाना है, किसको जाना है यहाँ से यहाँ तक, किसको जाना है खुद से बताओ आप मुझे, यहाँ से यहाँ पे जाना है डीएनए के फ्रेगमेंट को या फिर जीन को, किसको जाना है, डीएनए के फ्रेगमेंट को या फिर जीन को जाना है ना, ह्यूमन से बैक्टीरिया या यीस्ट में। और मैं बोल रही हूँ बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, क्या है वो, दिल्ली, दिल्ली। तो आप मुझे बताओ पैसेंजर कौन है, जाना किसको है, जाना आपको भोपाल टू दिल्ली जाना है ना, भोपाल टू दिल्ली जाना है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी से बैक्टीरिया या यीस्ट में जाना है। पैसेंजर कौन है, पैसेंजर है डीएनए या फ्रेगमेंट जीन। अब दिल्ली टू भोपाल कैसे जाओ, भोपाल टू दिल्ली कैसे जाओगे बताओ, या तो ट्रेन से जाओगे, या तो बस से जाओगे, या तो कार से जाओगे, या तो फ्लाइट से जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई व्हीकल चाहिए ना, व्हीकल, गाड़ी डिग 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 जिसपे आप बैठ के जाओगे। पैदल तो कोई नहीं जाएगा, कोई बोल मत देना पैदल जाएगा, पीट दूंगी नहीं तो वहीं आके, कोई नहीं जाएगा पैदल, सबको गाड़ी चाहिए। घर से वहाँ तुम्हें चौराहे तक जाने के लिए तो तुम्हें गाड़ी लगती है, बड़े आए तुम पैदल जाओगे, ठीक है, पैदल कोई नहीं जाएगा। ओके, तो हमको चाहिए होगा अल्टीमेटली कोई व्हीकल। तो अगर हमें व्हीकल चाहिए तो व्हीकल जो होता है वो होता है वेक्टर, वी फॉर व्हीकल, वी फॉर वेक्टर। वेक्टर इज द गाड़ी जिसके ऊपर बैठ के जीन चली जाएगी। तो यहाँ पर जो वेक्टर्स यूज होते हैं वो होता है BAC एंड YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC का फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड YAC का क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जब इन गाड़ी पर बैठ के जीन अल्टीमेटली पहुंच जाएगी यीस्ट या बैक्टीरिया के अंदर, और फिर अब जैसे ही बैक्टीरिया या यीस्ट डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी जीन है, ये जो जीन है इनमें पहुंच गई है, ये भी डिवाइड कर जाएगी। तो ये जीन क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब उसका नंबर बढ़ जाएगा। अभी एक फ्रेगमेंट निकल के पहुंच गया था बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर, डेरी पहुंच गया था बैक्टीरिया यीस्ट के अंदर, किस पे बैठ के, वेक्टर पे बैठ के, जो क्या हो सकते हैं BAC YAC। अब उनकी बॉडी में पहुंच गया, बैक्टीरिया या यीस्ट की बॉडी में पहुंच गया। अब जैसे ही बैक्टीरिया या यीस्ट डिवाइड करेंगे साथ ही साथ में हमारा फ्रेगमेंट ऑफ द जीन भी डिवाइड कर जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स यूजिंग फेडरिक सैंगर मेथड। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनकी करी जाएगी सीक्वेंसिंग, इनकी क्या करी जाएगी, सीक्वेंसिंग। कौन सा फ्रेगमेंट है जो पास हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिन्हें बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसर्स। तो उसमें जैसे ही इन ऑर्गेनिजम्स को इंसर्ट करेंगे तो उससे जो डीएनए है, जो फ्रेगमेंट्स हैं, दे विल गोना अरेंज इन अ सीक्वेंस, है ना। ओके, देन उसके बाद में अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे अरेंज द सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन। अब कहीं ना कहीं पे ओवरलैपिंग रीजन्स भी होते हैं, एक फ्रेगमेंट या दूसरा फ्रेगमेंट या एक जीन दूसरे जीन से ओवरलैप कर रही होती है, उस ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम इनको अरेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग हुई, फिर यहाँ पे अरेंज किया, एंड लास्टली अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और अब क्या किया, हमारे पास जो पूरा डेटा है वो कंप्यूटर में है, मतलब डेटा बेसिस हैं हमारे पास एनालिसिस करने के लिए। तो ये पूरे जो सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, अब हम उसको कंप्यूटर या डेटा बेसिस को यूज़ करके उसको पूरा सेट कर देंगे, अरेंज कर देंगे और स्टडी कर लेंगे। So this is the whole procedure of Human Genome Project. समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। होस्ट क्या है ये सब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रोसीजर। तो बस सेम वही चीज़ है, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज ये तो कंप्यूटर एनालिसिस है। बाकी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स क्या होते हैं, दे आर मशीन्स, है ना। मशीन्स होती हैं जो एनालिसिस करती हैं पूरे हमारे डेटा का। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सैंगर हैज़ ऑल्सो डेवलप मेथड फॉर सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो उन्होंने, ये तो किसका था, डीएनए का सीक्वेंसेस था,
तो सैंगर ने एक और मेथड डेवलप किया था जिसमें उन्होंने प्रोटीन्स के जो मोनोमर होते हैं ना अमीनो एसिड, उसकी भी स्टडी की थी। Okay, DNA has converted to random fragment as there is technical limitation in sequencing very long pieces of DNA. मैंने आपको पहले ही बोला था DNA को फ्रेगमेंट्स में क्यों काटा था DNA को, क्योंकि इतने लंबे DNA को प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसको काट के पीसेस में कन्वर्ट किया था, पीसेस छोटे छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट कर दिया ताकि स्टडी और सीक्वेंसिंग करना ईजी हो जाए। HGP was closely associated with bioinformatics, so there is a branch of biology known as bioinformatics, and HGP and bioinformatics are closely related. Bioinformatics application of computer science and information technology to the field of biology and medicine. अब bioinformatics होता क्या है, तो bioinformatics क्या है, it is the application of computer science and information technology to the field IT and computer science, CS and IT, computer science and information technology का use करना किस में, biology and medicine में। तो जनरली बायोलॉजी की बात करो और आप एक कंप्यूटर साइंस की बात करो, दे आर कम्प्लीटली सेपरेट फील्ड। आपको समझ में आती होगी ये चीज़, कहाँ मेडिकल साइंस है और कहाँ पे बायोलॉजी है, बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन जब आप उन दोनों को कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आपने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, कंप्यूटर्स को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, डेटाबेसेस को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो ब्रांच होती है इट इज़ नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज समवॉट रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपको क्लियर हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ओके, ठीक है। So this was some miscellaneous points about HGP. Of the 24 chromosome, 22 autosomes and X and Y. अब आप बोलोगे 24 chromosomes कहाँ से आए मैम? तो 24 chromosomes ऐसे आए, there are 22 autosomes and 2 sex chromosome that is X and Y. अगर फीमेल की बात करेंगे तो she has only X and X. Okay? The last sequenced one is the chromosome 1 May 2006. तो क्रोमोसोम 1 की जो स्टडी है वो अभी अभी कंप्लीट हुई है इन मई 2006। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रोमोसोम 1 जो है उस पर कितनी ज़्यादा जीन है कि वो 1990 से जो स्टार्ट हुआ है वो कब जाके कंप्लीट हो पाया है, इन मई 2006। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है उन क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, और 24 ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है। Genetic and physical maps of the genome were generated using information on the polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences, microsatellites were identified. अब देखो जब पूरे जीनोम की स्टडी करी गई तो उससे हमें क्या पता चला, फिर स्टडी करी तो फिर जेनेटिक और फिजिकल मैप मतलब जीन मैप्स स्टेब्लिश करे गए। जीन मैप क्या होते हैं ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वाले चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि जीन मैप्स डेवलप किए। मतलब जीन मैप्स क्या होते हैं, जीन मैप्स ये बताते हैं कि सबसे पहले कौन सी जीन होगी, फिर कौन सी जीन होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी। तो बेसिकली जीन का सीक्वेंस बताते हैं जीन मैप्स। अब जब जीन मैप्स बनाए जा रहे थे, आइडेंटिफाई किए जा रहे थे, तो कई सारे रीजन ऐसे आइडेंटिफाई हुए हमारे डीएनए में जहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। कैसे सीक्वेंस होते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस, एक ही टाइप का सीक्वेंस है जो बहुत लंबी लेंथ में रिपीटेड है। तो जो ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं, स्मॉल स्ट्रेचेस होते हैं जिसमें डीएनए सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। तो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं ना, सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट। ओके, समझ में आ गई ना आपको बात? एक बार चाहो तो फिर से देख लो उस पर क्या लिखा हुआ है, जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना, वही होता है मॉलिक्यूलर सिजर। क्या होता है? मॉलिक्यूलर सिजर, जो डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस आल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर, हैबिटेट्स, एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड, ड्रोसोफिला प्लांट्स, राइस आर्बिटॉप्स एटसेट्रा। तो जो ये हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग है ह्यूमन में करी गई, तो वो बन गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में नहीं करी गई है, वो काफ़ी सारे और ऑर्गेनिजम्स में भी की गई है। बैक्टीरिया, ईस्ट, एक नेमाटोड होता है उसमें भी करी गई है, देन ड्रोसोफिला प्लांट्स में भी करा गया है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो कई सारे ऑर्गेनिज्म में करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन्स बनानी है, तो हम तो बैठ के बनाएंगे नहीं वैक्सीन्स, अल्टीमेटली बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए उनका भी जेनेटिक वर्क पूरा सीक्वेंसेस स्टडी किया गया। तो यहाँ तक बहुत मेजर बातें हो जाती हैं कवर।
अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से स्टार्ट होकर 2003 में हो गया खत्म, जिसमें हमें क्या पता चला, क्रोमोसोम 1 जो होता है उसकी स्टडी अभी अभी 2006 में खत्म हुई है ना। तो अब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अब कुछ फीचर्स इसके समझ आए होंगे ना, कुछ खास फीचर्स। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं, सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो ये बात तो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही क्लियर थी कि ह्यूमन में टोटल 3 × 10 रफ आइडिया था हमको कि 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड सीक्वेंस में, लेकिन HGP के बाद हमें एग्जैक्ट नंबर पता चला 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ओके, सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स अबाउट 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है दैट इज 30,000। कितनी जीन्स हैं? 30,000। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जस्ट 30,000 जीन्स। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेसिस बट साइजेस वेरी। अब अगर एक जीन की बात करें, अगर एक जीन की हम बात करें तो एक जीन में कितने बेस पेयर्स होते हैं? अराउंड 3,000। कितने होते हैं? अराउंड 3,000। तो कोई बहुत बड़ी जीन नहीं है, आप देख पा रहे हो उसमें 3,000 बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, मतलब बहुत बड़ी तो ऐसे मैं बोल दे रही हूँ पर बड़ी होगी, है ना। तो जीन जो है उसमें अराउंड 3,000 बेसिस होते हैं बट साइजेस वेरी, लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं है, इट कैन वेरी। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम कंटेन 2.4 मिलियन बेसिस। अब वेरी देख लो, यहीं पे आपको देखने को मिल गया। जनरली आपने पढ़ा कि एक जीन पे होते हैं अराउंड 3,000 बेसिस, लेकिन ह्यूमन में एग्जिस्ट लार्जेस्ट जीन कौन सी होती है? इट इज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन नाम की एक जीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पर। उसमें कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आपको याद रखना है ना, कि लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सी होती है? इट इज डिस्ट्रोफिन एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, कंटेन 2.4 मिलियन बेसिस, और उसमें 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो गुड। नेक्स्ट, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल पीपल, ओनली 0.1% 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर डिफरेंस मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक। अब यहाँ ये है ना अच्छी बात, आप और मैं हम सब एक जैसे हैं। कितना कितना? 99.9% हम सब एक जैसे हैं, क्योंकि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो हम सब में सेम है। जहाँ जो हमको डिफरेंस बना रहा है, डिफरेंस मतलब मैं लंबी हो गई, आप छोटे हो गए, मैं मोटी हो गई, आप पतले हो गए, जो भी ये डिफरेंसेस हैं, मेरी फेस डिफरेंट हो गया, हम सबका फेस डिफरेंट हो गया, फीचर्स डिफरेंट हो गए, तो ये जो है सिर्फ इन 0.1 डिफरेंस जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में सिर्फ उसके कारण हो रहा है। बाकी 99.9% जो है हम सभी सेम हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन आर अननोन। अब इतनी सारी 30,000 जीन्स हमने डिस्कवर कर ली है, लेकिन उसमें से अभी 50% ऐसी हैं जिनके फंक्शन हमको पता ही नहीं है कि इस जीन का फंक्शन क्या है। ओके, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, तो इसीलिए उसकी स्टडी सबसे लेट खत्म हो पाई थी। क्रोमोसोम 1 जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, कितने होते हैं उसमें? 2968 जीन्स उसमें होते हैं, और क्रोमोसोम Y जो होता है उसमें सबसे कम होती है, दैट इज 231। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम 1 जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होती है, और जो क्रोमोसोम Y होता है उसमें सबसे कम जीन होती है, दैट इज 231 जीन। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, और पूरे जीनोम में जो एक्चुअल प्रोटीन बनाने का काम जो है, मतलब जीन्स जो खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, वो लेस देन 2% है। पूरा 100% जीनोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवा रहा है, लेस देन 2% है जो पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है। तो ये बातें सुनने में आपको ऐसी बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप इनको कभी ऐसे थोड़ा फोकस करके पढ़ो ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बारीक चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को चला रही हैं। आप फंक्शनल हो बहुत ही माइन्यूट चीज़ों से। ओके, तो ये हो गए। कुछ और फीचर्स देख लो। वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस। दीज आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। दे हैव द डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हम डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे रिपीटिशन है। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो बस रिपीट हो गए, काफ़ी सारी जगह पे वो रिपीटिशन हुआ है। तो ये सीक्वेंसेस करते क्या है? कोडिंग तो करते हैं, ठीक है, बट मेनली इनका फंक्शन होता है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या रोल रहा, उन रिपीटेड सीक्वेंसेस से हमें वो पता चल जाता है।
Last point, about 1.4 million locations have single base DNA difference. They are called as SNPs. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? SNPs. तो ऐसी कितनी पोजीशन है? 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं जहां पर सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है? सिंगल बेस से डीएनए जो है वो अलग अलग हो गया है. 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं. तो उन लोकेशंस को बोला जाता है SNPs, दैट इज SNPs. क्या बोला जाता है? SNPs, दैट इज SNPs. तो SNPs का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और द SNPs. This helps to find chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history. तो ये जो लोकेशंस हैं जहाँ सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस है उसे बोलते क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं SNPs. और ये काम कहाँ में आते हैं? तो ये डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस जो हैं, है ना, और ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसकी स्टडी में हेल्प करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज हमने पूरा डिटेल में कवर किया अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा मेंशन. और बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.